गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये हमने जो सेमिनार वेबिनार रखा है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एमबीबीएस एडमिशन इन किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? शैल आई स्टार्ट नाउ? ओके, आ रही है आवाज, ठीक है। आई गॉट थम्स अप। किर्गिस्तान का जो मेडिकल स्टडी होता है उसके बारे में इन डेप्थ हम कॉलेज वाइज आपको आज सारा डिटेल बताएंगे। और जो आज नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी कंपनी का नाम यश ओवरसीज ISO सर्टिफाइड कंपनी है। 2010 से हम लोग मेडिकल एडमिशन्स करा रहे हैं अब्रॉड में। हमारा ऑफिस नागपुर में है, अहमदाबाद में, सूरत, बड़ौदा, लातूर, मनीला में है जो कि फिलीपींस में है, उफा में है जो कि रशिया में है। वी आर अ 5 स्टार रेटिंग कंपनी और 900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे आज अब्रॉड में स्टडीज़ कर रहे हैं। काफ़ी लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पीजी भी कर चुके हैं, इंडिया में और यूएस में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा हमारा क्लाइंट बेस या स्टूडेंट बेस है। काफ़ी जो ನಾನು ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಬರತ್ತೀರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. हेलो सर, आवाज येत नाही आहे. ओपन ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲ ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. बराबर है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है अभी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। स्टार्ट करें हम लोग। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी यूनिवर्सिटीज है, हमारी प्रोसेसिंग फीस और पैकेज काफ़ी लो होता है इंडिया में। USMLE FMG जिसको MCI बोलते हैं, उसका हम गाइडेंस कोचिंग आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। उसकी बुक्स, उसके नोट्स, हमारे पास नोट्स है, हम लोग काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं। हमारा सर्विस सिर्फ आपको एडमिशन करा के भेजना नहीं है, बट आपको हम लोग 5 साल या 6 साल तक पूरा हमारा आपको सर्विस रहता है। वी आर अ ग्लोबल कंपनी, हमारे पास जो क्लाइंट्स है पूरे दुनिया से है। ऐसा नहीं कि हमारा ऑफिस जहाँ पे है वहीं के हमको स्टूडेंट्स मिलते हैं। हमारे पास पूरी दुनिया के कंट्रीज, कम से कम 10 से 12 कंट्रीज, जो अच्छी अच्छी कंट्रीज है वहाँ के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनको हम अभी मेडिकल स्टडी करवा रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा जो ये वेबिनार है ये किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के लिए है। इसके बाद हमने कल सोचा था कि कल संडे को हम लोग जॉर्जिया और अर्मेनिया का रखेंगे, बट अभी कैसा है कि नीट का एग्जाम है 13 को, स्टूडेंट्स लोग भी काफी बिजी है अपनी तैयारी में। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर नीट के बाद रखिए, तो हमने सोचा है कि ये जो हमारा सीरीज है ये आज ही हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट सीरीज जो हमारी चालू होगी वेबिनार की वो नीट के एग्जाम के बाद रखेंगे हम लोग। तो आज ही हमारा सेमिनार है किर्गिस्तान कजाकिस्तान का, कल वाला हमने नीट के बाद के लिए पोस्टपोन कर दिया, जिसके सारी डिटेल हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, हमारा स्टाफ आपको व्हाट्सएप पे भेज देगा। आज का जो एजेंडा है हमारे सेमिनार का, इसमें हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे किर्गिस्तान कजाकिस्तान और उसकी स्टडी पैटर्न का। किर्गिस्तान कजाकिस्तान आपको क्यों चूज करना चाहिए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देंगे। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी आज आने वाले हैं, मैंने रिक्वेस्ट किया है उनको, उनसे आपकी बात करवाएंगे। जैसे मैं हमने हर सेमिनार में जो स्टूडेंट्स से या पेरेंट्स से बात करवाने की कोशिश की है आपसे। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स जो भी होंगे, जो भी सवाल होंगे किर्गिस्तान कजाकिस्तान के लिए, उसके लिए मैं आपको सारे जवाब दूंगा। ठीक है, अबाउट रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान, आपको स्क्रीन ठीक से दिख रही है? स्क्रीन ठीक से दिख रही है? ओके। किर्गिस्तान एक छोटा सा
छोटे सा देश है जो कि रशियन कॉन्टिनेंट में आता है। उसको जो एक साइड में चाइना लगता है, एक साइड में तजिकिस्तान लगता है, एक साइड में उज्बेकिस्तान, एक साइड में कजाकिस्तान, और अगर आप नीचे देखेंगे तजिकिस्तान के नीचे वहां पे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के नीचे इंडिया है। तो इंडिया से काफी दूर नहीं है, सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। किर्गिस्तान का जो बिश्केक कैपिटल है, ऊपर जो रेड स्टार बना हुआ है किर्गिस्तान में, वो बिश्केक वहाँ का कैपिटल है। वहां तक फ्लाइट का सिर्फ 3 घंटा लगता है, 2.25 घंटे में इंडिया से या दिल्ली से किर्गिस्तान का डायरेक्ट। किर्गिस्तान इज अ रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान, ये रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान है जैसा इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। एक्चुअली ये पहले रशिया का पार्ट था, तो 1991 में 31 अगस्त 1991 में ये मॉस्को से अलग हुआ, रशिया से अलग हुआ, और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन रशियन सब कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है। इट्स करेंसी इज किर्गिस्तान सोम। एक इंडियन रुपीज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 किर्गिस्तान सोम, या किर्गिस्तान सोम थोड़ा सा नीचे है अभी, इंडियन रुपीज थोड़ा सा मजबूत है उसके सामने। काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे है, क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर काफी अच्छा होता है। इन टर्म्स ऑफ वॉर और नेचुरल कैलेमिटीज के हिसाब से कंट्री बहुत सेफ है, मतलब भूकंप और ये सब कुछ वहां पे जनरली नहीं देखा जाता है। वॉर वगैरह भी नहीं होता है, पीसफुल कंट्री है, किसी के साथ उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है, 3 घंटे का डायरेक्ट वहां पे फ्लाइट है। उसके बाद why we choose Kyrgyzstan for study MBBS abroad in 20 कोर्स ड्यूरेशन 4 साल 8 महीने का है। सबसे कम कोर्स ड्यूरेशन अगर किसी कंट्री का है तो वो है किर्गिस्तान का इन एब्रॉड। एब्रॉड में अगर किसी कंट्री का सबसे कम कोर्स ड्यूरेशन है तो वो है किर्गिस्तान का। इंडिया का है 4.5 ईयर, 4.5 साल प्लस 1 साल का इंटर्नशिप। किर्गिस्तान में 4 साल 8 महीने का टोटल कोर्स ड्यूरेशन है। सारी यूनिवर्सिटीज MCI, WHO, ECFMG, GMC, CMC जो भी रिक्वायर्ड बॉडीज है उनके साथ एफिलिएटेड है। किर्गिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस मोर देन 50 ईयर्स। 50 साल से भी पुरानी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज है जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, रशियन टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रशिया का राज था, पूरा रशिया के अंडर में आता था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है सब कुछ रशिया संभालता था, इसलिए वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशिया के हिसाब से बना गया है। डायरेक्ट MBBS MD में एडमिशन है, नो एंट्रेंस एग्जाम और कोई डोनेशन वगैरह नहीं है, एब्सोल्युटली नो एंट्रेंस एग्जाम इन किर्गिस्तान यूनिवर्सिटीज। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन, 15 साल से इंडियन बच्चे किर्गिस्तान में स्टडी करने जा रहे हैं। काफी बच्चे वहां से आके अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटीज के खुद के अच्छे फर्निश्ड हॉस्टल्स है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ये सब कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलती है हॉस्टल्स में। फीस और लिविंग कॉस्ट काफी कम है। किर्गिस्तान बच्चों के बीच में क्यों फेमस है, क्यों एक फेवरेट डेस्टिनेशन, बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो कॉस्ट, उसकी फीस सबसे कम है, जितने भी कंट्रीज में बच्चे जाते हैं अब्रॉड सबसे कम अगर किसी की फीस है तो किर्गिस्तान की, और वहाँ का लिविंग कॉस्ट काफी सस्ता है। ठीक है, इंडिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं किर्गिस्तान में। इंडिया के काफी बच्चे किर्गिस्तान जाते हैं, महाराष्ट्र, then Rajasthan, Chhattisgarh, UP, almost every part of India student prefer to go to Kyrgyzstan। ठीक है, वीजा प्रोसेस बहुत इजी है, 4 दिन में वीजा आता है। हार्डली आपका सिर्फ 12 का मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, फोटो चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, अब नीट का रिजल्ट मांगने लगे वो लोग, तो नीट का रिजल्ट चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज पे हमारा प्रोसेसिंग फीस एकदम कम और लो है, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली 8530302828 पे रिगार्डिंग द पैकेजेस, फीस स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है जहाँ का MCI रेशियो भी बहुत अच्छा है अपने किर्गिस्तान का। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जो किर्गिस्तान को फेवरेट डेस्टिनेशन बनाता है इंडियंस के बीच में। वेरी फर्स्ट थिंग, इंडिया से बहुत पास है। नेक्स्ट थिंग, 4 साल 8 महीने का कोर्स है, जस्ट 4.8 ईयर्स का 4.8 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है। फीस काफी लो है वहाँ की। ठीक है, स्टडी पैटर्न वहाँ का जो है
सिमिलरली रशिया का ही स्टडी पैटर्न है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि 1950 तक रशिया का राज था, 1991 तक रशिया का राज था वहाँ पे, रशियन कॉलोनी थी, और वहाँ पे जो कल्चर है वो रशियन कल्चर है। भले वो किर्गिस्तान है बट वहाँ का जो टोटल ही कल्चर है वो पूरा रशियन कल्चर है। वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज में वीकली टेस्ट होता है, जिसके मार्क्स आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में ऐड होते हैं। सो एवरी वीक यू हैव टू बी रेडी विथ योर ऑल द जितनी पढ़ाई आपने की है उसका पूरा आपको रिवीजन थोरो करना है, तो आप हमेशा रेडी रहना पड़ता है। सब्जेक्ट्स वाइज क्लास होते हैं फैकल्टीज और हॉस्पिटल्स में। कोई भी एक यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान की, वो एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग में नहीं है, काफी बिल्डिंग्स रहती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, एनाटॉमी का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग क्लासेस लगती है एज पर द सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसमें से उनके हॉस्पिटल्स भी होते हैं, कभी कभी हॉस्पिटल्स में भी क्लासेस लगती है। 4 साल 8 महीने का कोर्स है, तो 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर होते हैं एंड 8 मंथ्स क्लिनिकल रोटेशन होता है। 8 महीने का क्लिनिकल रोटेशन होता है, मतलब आपको हॉस्पिटल्स में काम करना है, जिसको हम यहाँ पे इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल्स जो भी कहते हैं वो होता है, ठीक है। साल में 2 महीना छुट्टी मिलती है, जुलाई से सितंबर फर्स्ट वीक आपको छुट्टी रहती है, समर हॉलीडेज। हर सेमेस्टर के बाद 15 दिन छुट्टी मिलती है और 20 दिन की हॉलीडे आपको क्रिसमस में मिलती है। 20 दिन आप क्रिसमस में अगर चाहे तो इंडिया आ सकते हैं। एग्जाम पास करने को आपको हर सब्जेक्ट के लिए 3 चांस मिलते हैं। वहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कोई आपका एनमैट हो गया या फिर क्रॉक हो गया, ऐसा कुछ भी एग्जाम नहीं है। हर सब्जेक्ट पास करने को 3 चांस मिलते हैं, पासिंग मार्क इज 50%। क्लिनिकल रोटेशन जो होता है लास्ट 8 मंथ्स का, वो आप किर्गिस्तान में भी कर सकते हैं, किर्गिस्तान में भी कर सकते हैं, यूरोप में भी कर सकते हैं। इंडिया में किसी कॉलेजेस के जो टाई अप है यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, उन्हीं हॉस्पिटल में कर सकते हैं, और बेसिकली दे आर इन दिल्ली, ठीक है। सो दिस इज द स्टडी पैटर्न ऑफ मेडिकल स्टडीज इन किर्गिस्तान। मेरा आवाज है कि और जोर से बोलूं, ठीक से आपको सुनाई दे रहा है? प्लीज साइलेंट रखिए अपना माइक, और आ रही आवाज? ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट, MBBS इन किर्गिस्तान के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं हर कंट्री के लिए, कि वहाँ पे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है क्या? यस, आपको किर्गिज लैंग्वेज वहाँ पे सीखनी पड़ती है। क्यों सीखनी पड़ती है? आपके डेली नीड्स के लिए, मार्केट जाना है, टैक्सी लेना है, बस लेना है, या कहीं घूमने जाना है, मॉल में जाना है, तो वहाँ के लोग किर्गिज और रशियन दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो किर्गिज और रशियन ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज होती है, थोड़ा बहुत उनमें फर्क होता है। तो आपको वीकली एक क्लास होता है, उसमें कोई फेल पास जैसा कुछ भी नहीं होता है, आपको किर्गिज लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसका कोई एग्जाम पास करना ऐसा कंपलसरी नहीं है। वहाँ पे इंडियन फूड, यस, डू वी गेट इंडियन फूड देयर? यस, हर यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है, जो कैंटीन है, वहाँ पे जो इंडियन फूड मेस है, वहाँ पे आपको प्रॉपर इंडियन खाना मिलता है, हमारा ही खाना मिलता है। लाइक वी हैव शेफ्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो कुक है वो है, जो आपको प्रॉपर हमारा जो खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी ऑन ऑल दिस, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, ये सारा वहाँ पे आपको खाना मिलता है। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल है विद 24/7 CCTV कैमरा, और सिक्योरिटी के मामले में इट्स वेरी गुड। कोल्ड क्लाइमेट, ऑफ कोर्स कैन आई स्टे इन अ कोल्ड क्लाइमेट? वहाँ पे भी ठंडा क्लाइमेट होता है रशिया की तरह, बट अगेन आई विल से कि वहाँ का जो कोल्ड क्लाइमेट है, इट वोंट अफेक्ट योर हेल्थ, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हॉस्टल हो गया, स्कूल, आपका जो यूनिवर्सिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बस हो गया, एवरीवेयर दे हैव हीटर्स, अच्छे से हीटर्स लगे होते हैं, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और जब आप बाहर जाते हैं, यू बाय द जैकेट्स देयर, हार्डली 3 से 3,000 में बढ़िया से बढ़िया जैकेट वहाँ मिल जाता है। मैं भी आपको फोटोज दिखाऊंगा, मैं भी वहीं से खरीदा था, बिश्केक से ही जैकेट खरीदा था। दैट इज इनफ, वहाँ के जो जैकेट होते हैं इनफ होते हैं वहाँ की कोल्ड वगैरह से आपको बचाने के लिए, राइट। सो दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द पेरेंट्स।
नाउ हम लोग यूनिवर्सिटी वाइज डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज है, उसकी क्या क्या खासियत है, व्हाट इज द फीस एंड एवरीथिंग. सो विल स्टार्ट विद द ओ स्टेट यूनिवर्सिटी. ओ स्टेट यूनिवर्सिटी एक वहाँ की सबसे बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो कम से कम 50 से ज़्यादा एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी है. वी सबसे ज्यादा इंडियन बच्चा आज अगर पढ़ता है तो वो ओ स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है. ठीक है. सो दिस इज द ओ स्टेट यूनिवर्सिटी. ये बिल्डिंग जो है ये मेन उसका कैंपस का बिल्डिंग है, जो भी आप फोटो में देख रहे हैं. ओ स्टेट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन ओ सिटी. जो 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 बिल्डिंग जो इसका कैंपस है, इट्स 50 एकड़ से ज्यादा लैंड में फैला हुआ है. उस इस्टेब्लिश ये 1951 में हुआ था. 17 जून को 1951 को यूनिवर्सिटी बनी थी. इसके खुद के 9 हॉस्टल्स है और वेल फर्निश्ड हॉस्टल्स और वेल मेंटेन इंडियन मेस है. खुद के यूनिवर्सिटी के 9 हॉस्टल्स है, काफी बड़े बड़े हॉस्टल्स है. और इसके खुद के ओ स्टेट यूनिवर्सिटी हैज इट्स ओन 17 टीचिंग हॉस्पिटल्स. खुद के 17 हॉस्पिटल्स है जहाँ पे आपको क्लासेस भी लगती है और वो हॉस्पिटल्स भी है. 41,000 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं इन ऑल डिपार्टमेंट, लाइक मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है. देयर आर मेनी कोर्सेज इन ओ स्टेट यूनिवर्सिटी. 2,500 से ज्यादा टीचर्स है. 23 एजुकेशनल कैंपसेस है, उसके छोटे छोटे कैंपस है वो 23 है. इस फिगर से आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी. अगर आप ये पूरी यूनिवर्सिटी को कवर करना चाहेंगे तो एटलीस्ट आपका 2 से 3 दिन लग जाएगा पूरी यूनिवर्सिटी घूमने के लिए. ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली घूमा हुआ हूँ यहाँ पे. ठीक है. सबसे कम फीस है $3,200 इसकी पर ईयर फीस है. $3,200 सिर्फ इसकी पर ईयर फीस है. ठीक है. वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन किर्गिस्तान. 18 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है. यूनिवर्सिटी की खासियत क्या होती है, उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे वो लोग वैक्सीन का रिसर्च करते हैं, नए नए डिसीज के मेडिसिन के बारे में रिसर्च करते हैं. तो दिस इज अ रिसर्च यूनिवर्सिटी. 18 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है. ठीक है. अब यहाँ कैसे, इंडिया से इसका जो रूट है, इंडिया से बिश्केक, मतलब दिल्ली से बिश्केक, बिश्केक से ओश, आइदर बाय फ्लाइट और आइदर बाय आपको बस से जाना पड़ता है. तो यूजुअली वी प्रीफर इंडिया टू बिश्केक और बिश्केक से ओश बाय फ्लाइट. और बिश्केक से ओश हार्डली 2,000 रुपए का फ्लाइट होता है. ठीक है. 2000 जो किर्गिज सोम होते हैं, 2,000 रुपए का हार्डली फ्लाइट होता है. सो दिस इज द बेस्ट वे टू रीच ओश स्टेट यूनिवर्सिटी. टोटल इसका जो पैकेज होता है ओनली 14 lakhs, 14 lakhs का पैकेज होता है 4.8 years का. और पैकेज मतलब क्या होता है? पैकेज मतलब इसका होता है आपका ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल, आपका 5 साल का इंश्योरेंस, वीजा रिन्यूअल, वहाँ का मेडिकल चेकअप एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड. जो भी वहाँ का खर्चा है वो आपका वहाँ पे 14 लाख का टोटल बजट होता है. एंड ओ स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में हम बताएं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र के, राजस्थान के, गुजरात के और छत्तीसगढ़ और एमपी के स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हमको मिलेंगे ओ स्टेट यूनिवर्सिटी में. सो हमारे खुद के काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं. आज मैंने बुलाया भी है. आई विल चेक, अगर कोई ओस्ट से आया हुआ है तो मैं आप लोगों की बात करवाऊंगा. ये ओ स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका एक कैंटीन है जिसकी मैंने फोटो लगाई है. क्लासरूम है, एक हॉस्टल है, हॉस्टल का मैंने फोटो लगाया है. देन ही इज अ रेक्टर ऑफ, डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के जो डीन है ओश के, उनसे मेरे साथ उनका फोटो है. सो दिस इज द ओ स्टेट यूनिवर्सिटी. काफी फर्निश्ड हॉस्टल होता है, फर्निश्ड कैंटीन होता है, काफी अच्छी फैसिलिटीज है वहाँ पे with the lowest budget and very low, I mean very less course duration. Zoom meeting हो रहा. Please अपना थोड़ा सा वॉल्यूम प्लीज. काकाजी भी अटेंड करून राहिले. ठीक है. सो साइलेंट करिए प्लीज, साइलेंट करिए आप. बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज साइलेंट रखेंगे वरना मेरे को उनको निकालना पड़ेगा. प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे. ठीक है.
This is the authorization certificate from the university to Yash Overseas. Yash Overseas authorize इसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया। ओश यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो मेरा नाम, मेरा नंबर और मेरा एड्रेस आपको मिलेगा। सो कभी भी एडमिशन लीजिए तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव से लीजिए जिसका नाम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा है, जिसके पास सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट के साथ साथ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे नाम लिखा है। सो यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम फॉर योर एंटायर कोर्स ड्यूरेशन, क्योंकि काफी कुछ चीज होती है जो हम हैंडल करते हैं, राइट? So this is our authorization certificate. You can see my name, my company name, address and my mobile number on the university website of the Osh State University, official website. ठीक है, कोई फेक वेबसाइट नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप मेरा नाम देख सकते हैं। Now come to the जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी वहाँ की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ओश से करीब करीब 300 किलोमीटर, अप्रोक्स 300 किलोमीटर दूर और जलालाबाद एरिया है, सिटी है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम बताएंगे कि 1993 में बनी हुई यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो जलालाबाद सिटी है वहाँ पे ये बेस्ड है। इसके बाद इसकी फीस काफी कम है, $3020 पर ईयर ओनली, $3020 पर ईयर फीस, जो कि अब तक की MBBS यूनिवर्सिटीज में सबसे लोएस्ट फीस मानी जाती है अब्रॉड में। ठीक है, उसके बाद इसके खुद के हॉस्टल्स है, वेल फर्निश्ड हॉस्टल्स है, इंडियन फूड मेस है, कम से कम 1500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं इंडिया से। 1500 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्पिटल्स है और अदर भी सिटी हॉस्पिटल से टाइप है जहाँ पे आपका क्लिनिकल रोटेशन होता है, राइट। काफी अच्छी इसकी लेबोरेटरीज है। इसका टोटल पैकेज होता है करीबन 14 लाख। पैकेज के बारे में मैंने बता दिया व्हाट इट इंक्लूड्स। 14 लाख में आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, इंश्योरेंस, वीजा रिन्यूअल, मेडिकल चेकअप एंड एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी आता है। ठीक है, इसका जो रूट है इंडिया बिश्केक जलालाबाद, इंडिया से बिश्केक, बिश्केक से जलालाबाद बाय फ्लाइट आप जा सकते हैं। अदरवाइज इंडिया बिश्केक ओश जाके ओश से बस भी मिलती है। अदरवाइज इंडिया बिश्केक जलालाबाद बस से भी जा सकते हैं। बिश्केक से जलालाबाद यू कैन गो बाय बस आल्सो। काफी लोग पसंद भी करते हैं, काफी यूरोपियन लोग घूमने आते हैं ओश और जलालाबाद बस से जाने के लिए, क्योंकि रोड काफी अच्छे हैं वहाँ के और सीनरी देखने के लिए स्पेशली लोग वहाँ पे आते हैं। कुछ फोटोज है, क्लासरूम का फोटो है। देन वी हैव द जो लेक्चर होता है, लाइक काइंड ऑफ वहाँ पे कॉन्वोकेशन और जो होता है उसका भी एक फोटो हमने डाला है। वहाँ का जो फूड कैंटीन है, इंडियन फूड कैंटीन है, उसका हमने एक फोटो डाला है। एक वहाँ पे जो हॉस्टल है उनका रूम का भी हमने एक फोटो डाला है। सो दीज आर द फोटोज ऑफ जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और मेरे पास like more than 100 photos are available. If those who are interested in a particular university, वो मुझे WhatsApp करेंगे 8530302828 पे, मैं उनको ये सारा सब कुछ WhatsApp कर दूंगा, all the videos, photos and everything of the university. इतनी इससे ज्यादा मैं फोटोज यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। अगेन जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वी आर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। आप जलालाबाद का जो वेबसाइट है jasu.edu. जो भी उसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाके देखेंगे, यू विल सी यश ओवरसीज नेम। यश ओवरसीज के सारे ऑफिसेस के नाम रहेंगे वहाँ पे, उनके नंबर रहेंगे, उनके एड्रेस होंगे। सो वी आर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यू कैन सी ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी।
देन वी हैव एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एक प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो कि बिश्केक के पास एक शहर है। बिश्केक से करीब करीब 25 मील यानी 40 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है कैंट। कैंट करके एक जगह है, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। दिस इज ऑल एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जैसे मैंने बताया कि ये कैंट सिटी में है। शाहनवाज, रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज ये स्क्रीन पे मत करिए कुछ भी, नहीं तो मेरे को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। कोई भी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं करेगा, अदरवाइज मैं उसको फिर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, ये एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है बिश्केक। इसका जो रूट है वो इंडिया से बिश्केक है। बिश्केक से आपको हम लोग कार से यूनिवर्सिटी ले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, काफ़ी पास है बिश्केक कैपिटल से। सबसे लोएस्ट पैकेज की जो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट में, वो है एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। 1500 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं। वेल फर्निश्ड हॉस्टल्स है, और हमारा खुद का वहाँ पे इंडियन मेस भी है। और जो भी फीस है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बच्चे भरते हैं, सेमेस्टर वाइज भरते हैं। यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोकल हॉस्पिटल्स के टाइप्स भी है वहाँ पे। ठीक है, एमसीआई कोचिंग यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती है। किर्गिस्तान के सभी यूनिवर्सिटीज में एमसीआई का कोचिंग होता है। एवरी यूनिवर्सिटी इन किर्गिस्तान दे प्रोवाइड कोचिंग फॉर एफएमजीई, मतलब एमसीआई, क्योंकि वहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चा आता है बाहर से वो इंडिया का होता है, और उनको पता है कि इनको जाने के बाद एफएमजीई देना ही देना है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। कुछ फोटोज है, जैसे कि ये क्लासरूम है। व्हेन आई विजिटेड, मैंने एक फ़ोटो ली थी, ये क्लासरूम में मैं खड़ा हूँ। देन ये एक फूड कैंटीन है वहाँ पे, प्रॉपर आप देखेंगे प्रॉपर इंडियन खाना मिलता है। हॉस्पिटल विजिट किया था मैंने, कुछ पेशेंट से जो बातचीत वगैरह होती है, तो पेशेंट से भी हम स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेक्शन होता है हॉस्पिटल्स में। देन कुछ ट्रेनिंग चल रहा है ऑर्गन्स के रिलेटेड, तो वहाँ पे भी मैं उस क्लास में गया था। आई हैव सीन द ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, जहाँ पे वो ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है। सो दीज आर द सम फोटोज ऑफ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। वी आर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यश ओवरसीज का उनके वेबसाइट पे आपको नाम मिल जाएगा। वी आर द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। सो दिस इज वन ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन द कैंट सिटी, जस्ट नियर द बिश्केक। बिश्केक से काफी पास है, इंडियन बच्चे काफी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देन वी हैव इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, जिसको ISM के नाम से जाना जाता है। ISM इज ऑल्सो लोकेटेड इन बिश्केक, द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान में बिश्केक में ISM है। काफी फेमस यूनिवर्सिटीज है इंडियंस के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का जब से बनी है तब से 5 साल की थी, बिकॉज ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसका कोर्स ड्यूरेशन 5 साल का था। बाकी यूनिवर्सिटीज का बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उनका कोर्स ड्यूरेशन 6 साल था, बट धीरे धीरे उन लोग जब वहां पे भी 5 साल का हो गया। वहां की जो गवर्नमेंट ने 3 साल पहले 2018 में, हाँ यस 2018 में किर्गिस्तान की सभी यूनिवर्सिटी को 5 साल कर दिया गया। उससे पहले वहां पे 6 साल था, सिर्फ ISM में 5 साल था। इसलिए ISM काफी साल से बच्चे प्रीफर करते थे, बिकॉज 1 साल बचाने के लिए। ठीक है, तो ये काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। 250 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स इसमें पढ़ता है। 2013 में बनी हुई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तीन कैंपस है, करीब करीब 2500 इंडियन बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे बड़ी किर्गिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी है। इसके काफ़ी बड़े बड़े कैंपस है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। MCI कोचिंग दी जाती है, इंडियन फैकल्टीज आती है, काफ़ी अच्छे इनके हॉस्टल, इंडियन फूड मेस है। पैकेज करीब करीब इसका 18 lakhs का है। हमारा लोएस्ट पैकेज गारंटीड है, विद वेरी लो प्रोसेसिंग फीस और ऑलमोस्ट नो प्रोसेसिंग फीस, ओनली वीजा एंड डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है वो चार्जेस है इसका। तो और बिश्केक में है, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है, 3 घंटे में आप यू कैन रीच इन बिश्केक। कुछ फोटोज है वहाँ का, हॉस्पिटल विजिट है स्टूडेंट्स का। कैंटीन है, बहुत अच्छा कैंटीन है वहाँ का, यू गेट इंडियन फूड। देन कुछ
प्रैक्टिकल्स चल रहा है स्टूडेंट्स का कुछ क्लास में, वो एक हमने फोटो डाली है. एंड वी हैव मोर देन 100-200 photos of ISM. So those who are interested for ISM, I will send them on WhatsApp personally. So this was all about International School of Medicine. Then we have KASMA. KASMA means Kyrgyz State Medical Academy. इसका short form है KASMA. KASMA is a government university और ये बिश्केक में है, कैपिटल में है. ये सारी यूनिवर्सिटीज में आपने मेरी फोटो देखी होंगी बिकॉज आई पर्सनली विजिट देयर. काफी स्टूडेंट्स, यश ओवरसीज के काफी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी. KASMA एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बिश्केक में सिचुएटेड है और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान की. 1939 में बनी हुई, ऑलमोस्ट 70-80 years ओल्ड यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान की. सबसे पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ए क्लास यूनिवर्सिटी अगर है तो वो है किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी. ठीक है, काफी अच्छे उसके हॉस्टल्स है, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम है. किर्गिस्तान में सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश मीडियम है. वहाँ पे बायलिंगुअल रशियन लैंग्वेज का पढ़ाना ये सब कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 500 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स KASMA में पढ़ते हैं, क्योंकि KASMA में ना एक लिमिट होती है, साल के 150 बच्चे ही लेते हैं, उससे ज्यादा वो फॉरेनर्स को नहीं लेते. दे हैव लिमिटेड सीट्स फॉर फॉरेनर्स. ठीक है, इसलिए KASMA में कम बच्चे इंडियंस. एंड 30 कंट्रीज से ज्यादा बच्चे वहाँ पे आते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलरिटी, ओल्ड इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है. तो काफी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं. इंडियंस भी बहुत है बट ईस्टर्न यूरोपियन 30 कंट्रीज के बच्चे कम से कम यहाँ पे पढ़ने आते हैं. टोटल पैकेज इज 18 lakhs एंड वी हैव द लोएस्ट पैकेज गारंटेड. ठीक है, 18 लाख का इसका टोटल पैकेज है. सो दिस इज अबाउट किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी. उनका हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, क्लासरूम्स है. ये कुछ फोटोज हमने यहाँ पे डाली है किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी की. सो दिस इज ऑल अबाउट किर्गिस्तान. किर्गिस्तान में 5 यूनिवर्सिटीज है जो सबसे ज्यादा फेमस है. किर्गिस्तान में 5 यूनिवर्सिटीज है. ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बोथ आर गवर्नमेंट. एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, ISM इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन प्राइवेट है. और किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी KASMA ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है. ये 5 यूनिवर्सिटीज है. आप आगे है कजाकिस्तान के बारे में. तो हम एक काम करते हैं, पहले हम किर्गिस्तान फिनिश करके जो हमारे स्टूडेंट्स आए उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम कजाकिस्तान स्टार्ट करेंगे. राइट, खुशबू शेख है हमारे साथ एंड शी इज फ्रॉम मुंबई, जो ओश में पढ़ती है. खुशबू, गिव मी 5 minutes. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. गिव मी 5 minutes. मैं ये किर्गिस्तान का कुछ और पॉइंट है जो मैं क्लियर करता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ. कैन यू हियर मी खुशबू? खुशबू, एक सेकेंड, खुशबू अनम्यूट करना पड़ेगा ना उसको. खुशबू शेख. हेलो, खुशबू आवाज आ रही है? यस सर. ओके. खुशबू कहाँ हो? इंडिया में हो कि वहीं पे हो? नहीं, तुम इंडिया पे हो, मैं ही तुम. इंडिया. यस 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 यस. कैसे हो? मुंबई में हो? ठीक हो मुंबई में अभी सब? हाँ, लाल ठीक है सब. ठीक है, ओके. खुशबू ओश में पढ़ती है. किस साल में हो तुम? 2nd year में, राइट? हाँ, अभी 2nd year में. ओके खुशबू. खुशबू लास्ट ईयर किर्गिस्तान गई थी इन ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. खुशबू, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको यूनिवर्सिटी कैसी लगी, वहाँ के स्टडी पैटर्न कैसा है, इज इट सेफ फॉर गर्ल्स, और वहाँ पे खाने का मतलब फूड का क्या है,
Anything you would like to share with the students, new students who want to know? अगर स्टूडेंट्स लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं ओश यूनिवर्सिटी के लिए, सो दे कैन सिलेक्ट यूनिवर्सिटी. रिगार्डिंग द हॉस्टल एंड फूड, ये उनको प्रॉब्लम होगी इतना वहाँ पे. एंड स्टडी पैन भी मुझे वहाँ पे सिंपल लगा, क्योंकि वो एक साथ बच्चों पे बर्डन नहीं करते कि आपको पूरा 100 मार्क का एक साथ करना पड़ेगा. दे हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. लाइक पहले यूनिवर्सिटी में यूनिट टेस्ट ले तो उसमें 30 से डिवाइड होगा एंड फाइनल सेमेस्टर वुड बी ऑफ 40. तो बच्चों पे टोटल 100 मार्क्स बर्डन नहीं आ पाती वजह से, एंड सी भी फिर काफी ऐसे होती है. ओके, ठीक है, ये हो गया स्टडी पार्ट. व्हाट अबाउट सेफ्टी? लाइक तुम जब गई थी तो मुझे याद है मुंबई से तुम्हारे मम्मी का फोन आया, मेरी बेटी है वो कैसे मतलब सेफ रहेगा नहीं रहेगा एंड ऑल दैट. सो फॉर अ गर्ल सेफ्टी, व्हाट अबाउट किर्गिस्तान, आप क्या कहते हैं? सेफ्टी के लिए ऐसे डर की कोई बात नहीं है. इंडिया से तो ज्यादा बेहतर ही है. अच्छा, ओके. और फूड वगैरह, इंडियन फूड खुद बना, आप खुद तो नहीं बनाते? मतलब फर्स्ट ईयर तो पैकेज इंक्लूड होता है फूड का, तो आप कैंटीन में ही खाते होंगे? हाँ, मेस सर, यस. कौन सा मेस? जो यूनिवर्सिटी के पीछे जो बिल्डिंग है हॉस्टल है, उसके नीचे वाला मेस? हाँ सर. ओके, ठीक है. तो खाना तो अच्छा है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं खुद खाया हुआ हूँ वहाँ पे. हेलो. हेलो. यस, किसी को खुशबू से बात करना है, किसी पेरेंट्स को अनम्यूट कर सकते हो? रहने नहीं, अच्छा ना. स्टॉप शेयरिंग. किसी को खुशबू से बात करनी है, वो ओश में पढ़ती है और अभी इंडिया आई हुई है कोविड के कारण. तो आपको किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना, तो आप पूछ सकते हो उससे अभी. किसी ने, राकेश ने पूछा इंडिया से बेटर, मतलब शायद वो बॉम्बे में रहती है, उसकी शायद सेफ्टी के हिसाब से वो अच्छा लगा. इट इज सेफ कंट्री. मैं खुद घुमा हूँ, पूरा किर्गिस्तान घुमा हूँ, कई बार घुमा हूँ. अगर रात को आप अकेले 10-9 बजे भी जाते हैं तो कोई आपको बिल्कुल भी देखेगा तक नहीं. किसी को पूछना है? यस शाहनवाज, आपको कुछ पूछना है खुशबू शेख से? ये म्यूट नहीं हो रहा है. जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया है पूछने के लिए, वो प्लीज अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करिए, तभी आप बात कर पाएंगे. शाहनवाज, आप अनम्यूट करिए अपना माइक, तभी आप बात कर पाएंगे, तभी पूछ पाएंगे. ओके, और किसी को पूछना है? आवाज गई कह रहे हैं. प्रज्ञेश भाई, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? खुशबू, आपको कोई लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ता है वहां पे? डू यू नीड टू लर्न द लोकल लैंग्वेज? तो 2 लैंग्वेजेस है. पहले तो एंड फर्स्ट ईयर की होता है. फर्स्ट 6 मंथ विचुरियन और नेक्स्ट 6 मंथ के सिखाएंगे कि बच्चे एटलीस्ट मार्केट वगैरह में बात कर पाए उसी से. बाकी स्टाफ कैसा है यहाँ पे? किसी ने क्वेश्चन किया, रेडमी एमआर ने. स्टाफ लोग कैसा है, मतलब टीचर्स, फैकल्टीज और एडमिन स्टाफ वगैरह कैसा है वहाँ का? स्टाफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है. टीचर तो काफी हमें किए जाए, लाइक क्लासरूम में जैसे क्लास टीचर बोले
तो वो क्यूरेटर्स हमारा ध्यान रखते हैं। हम वहां पे थे जब भी लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे हेल्थ इश्यूज वगैरह की वही करते हैं, उसको जैसे कंप्लेन्स नहीं आती। ओके, ठीक है। और किसी ने कुछ क्वेश्चन? प्लीज पुट ऑल माइक्स ऑन म्यूट। सर सारे माइक म्यूट में ही है। मिस्टर सैयद जो है, मिस्टर अनवर सैयद है, सारे माइक म्यूट में ही है। वी आर नॉट गेटिंग अनम्यूट। क्यों? अब मैंने कर दिया। अपन एक सिलेक्ट किया था, लेकिन अनम्यूट। शैल आई चेंज? हाँ हाँ किया। यस यस यस, मेरा एक सेटिंग था, मैंने उसको क्लिक करके ठीक कर दिया। राइट, नाउ यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क एनीथिंग टू खुशबू। किसी को कुछ पूछना है? प्राजक्ता, प्राजक्ता भी स्टूडेंट है ना हमारी? प्राजक्ता, कैन यू हियर मी? प्राजक्ता, कैन यू हियर मी? इंटरनेट इज फोन कर रहे यस सर, आई कैन हियर यू। प्राजक्ता, तुम होश में हो? कहाँ हो? सर अभी तो मैं इंडिया आ गई हूँ, नहीं नहीं, कौन से कॉलेज में, मुझे याद नहीं। मैं 2 months बैक। तुम लोग उमा से बात करते हो ना, तो जलालाबाद। अच्छा जलालाबाद में हो। ओके ओके जलालाबाद सर। ओके ओके, सॉरी, मेरे को ना इतना ध्यान नहीं रहता, सब उमा देखती ना तुम लोगों का। Yeah. तो प्राजक्ता हमारे साथ है। जो आप इंडिया में कहाँ से हो? मुंबई सर। ओके, आप भी मुंबई से हो। राइट, खुशबू भी मुंबई, प्राजक्ता भी मुंबई। तो प्राजक्ता मुंबई से है और अभी जलालाबाद में पढ़ती है। विच ईयर स्टूडेंट? फर्स्ट ईयर सर, आई कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर। ओके ओके फाइन। प्राजक्ता, आप 2 मिनट दीजिए। हमारे साथ है डॉक्टर प्रिया। मैं प्राजक्ता आपसे वापस बात करता हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर प्रिया जो कि दिल्ली से है। सब लोग प्लीज अपना माइक म्यूट करेंगे, सबसे रिक्वेस्ट है। डॉक्टर प्रिया ने किर्गिस्तान से अपना मेडिकल एडमिशन पूरा किया है एंड लास्ट ईयर शी अपीयर्ड फॉर एफएमजी एग्जाम, जिसमें उन्होंने 192 स्कोर किया है आउट ऑफ 300 इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन और कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो मैंने आज उनको रिक्वेस्ट किया प्लीज ज्वाइन कीजिए हमारा जो वेबिनार है। डॉक्टर प्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला और हमारा जो वेबिनार ज्वाइन किया। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, अभी आप दिल्ली में है, दिल्ली सेफ है अभी? हेलो हेलो, हाँ सर। आपको आवाज आ रही है? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। बोलो आवाज ना से डॉक्टर प्रिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक अजय डॉक्टर प्रिया, आपका अनम्यूट। मुझे आवाज आ रही है सब। ओके, अब अनम्यूट हुआ ये है। बता मैं बात है। यस, बाकी लोग प्लीज साइलेंट रहेंगे। डॉक्टर प्रिया प्लीज ये बताइए कि किर्गिस्तान जब आपने चूज किया था, सो आपको लगता था वो सेफ है नहीं है, एंड हाउ डिड यू फाइंड देयर? नहीं, प्लीज आप बाकी लोग अच्छी- चुप रहिए ना, तो मैं म्यूट करना पड़ेगा सबको। यस डॉक्टर प्रिया, प्लीज बोलिए। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग सभी को। और मैं डॉक्टर प्रिया काम करती हूँ ईएसआई हॉस्पिटल दिल्ली में, अभी वर्किंग हूँ। मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, मैं 2018 की पास आउट हूँ। मैं अपीयर हुई थी जून 2018 में और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एफएमजी क्लियर किया था 192 मार्क के साथ विदाउट एनी प्रिपरेशन। एक्चुअली द बेसिक थिंग ये है कि नीट जो ये एमसीआई जो बोलते हैं
जो कि अभी सब बच्चे बाहर जाने से डरते हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे नंबर्स लिए हैं और बहुत अच्छा स्कोर किए विदाउट एनी प्रिपरेशन नीट के, मतलब कि खुद के सेल्फ प्रिपरेशन के। इसका बेसिक थिंग यही है कि टोटली 19 सब्जेक्ट होते हैं, वो भी बेसिक्स होते हैं, आपको ओवरव्यू पढ़ना होता है, सब में डेप्थ में नहीं जाना होता है। लेकिन जो क्वेश्चंस नीट में एमसीआई में पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही इवन 2 सब्जेक्ट भी अटेम्प्ट करते हो, या जैसे बेसिक सब्जेक्ट हो गया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये जो बेसिक सब्जेक्ट है, इन बेसिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप और सारे सब्जेक्ट को ग्रिप कर सकते हो। अगर आप बेसिक को ही बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब कोई स्पेशल कोचिंग या इसकी ज्यादा जरूरत है। कोचिंग का वैल्यू तभी होता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। दूसरी बात, जो किर्गिस्तान के कॉलेज है और जो लोग बाहर जाने से डरते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आई थिंक इंडिया से ज्यादा सेफ है। और किर्गिस्तान जो है, जो कंट्री में पहले जाने से डरती नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले से ऑलरेडी पता था, मेरे फ्रेंड्स भी पढ़ते थे, इस तरह का मेरा माइंड मेकअप नहीं था कि बहुत ज्यादा स्केर्ड थी कैसे जाऊं कैसे नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे पता है किर्गिस्तान में आबादी बहुत कम है और इवन लड़कों से ज्यादा लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा सेफ है। ऐसा बात नहीं है कि लड़कों के लिए सेफ नहीं है, बट जैसे इंडिया में लड़के ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, तो जिस कंट्री में लड़कों से ज्यादा लड़कियां सेफ है, इट मीन्स बोथ जेंडर्स बहुत ज्यादा सेफ है। कोई क्राइम रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो कॉलेजेस है वहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जो भी पढ़ाई होता है शुरू से वो एमसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो, हेलो, हाँ, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो तो आपको एमसीआई निकालने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। बीच में किसी की आवाज आ रही है, मैं इंटरप्शन हो सबको रही है म्यूट कर शायद। रहा हूँ, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ आप अनम्यूट होइए, आप अनम्यूट होइए, बाकी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ जी। ओके, तो अगर आप शुरू से 2-2 सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, 5 साल में 10 सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि जैसे एमसीआई में 19 सब्जेक्ट है, तो बेसिक सब्जेक्ट को लेके अगर आप टोटल 12 सब्जेक्ट भी करते हैं तो आई गारंटी यू कि आप बहुत अच्छे स्कोर से पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट में मास्टर करना जरूरी है, बट आप जो भी सब्जेक्ट पिक करते हो, इवन 19 में अगर आप 12 या 30 सब्जेक्ट भी पढ़ते हो अच्छे से, तो आपको इवन मोर देन 180 नंबर आएंगे। और ऐसे भी सबसे बड़ी बात है एनसीआई नो नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे अच्छी बात है। एंड एवरी 6 मंथ में होता है, जिसमें आपका कोई टाइम लॉस नहीं होता है। ये सबसे बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट का कोई टाइम लॉस नहीं होता और नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। इवन अगर आप फर्स्ट ईयर से, जैसे मैंने किया था, हर साल 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ती थी, इस तरह से बाय द एंड ऑफ 5th ईयर मेरे ऑलरेडी 12-13 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रखे थे। लास्टली अगर जैसे आपको वहां से आने के बाद 3-4 महीने का एग्जाम है, उसके बाद आप उस करते रहो और 1-2 सब्जेक्ट और अच्छे से पढ़ लो, तो आप मोर देन 180 आराम से कर सकते हो। तो जो बच्चे डरते हैं इंडिया में पढ़ेंगे बाहर जाएंगे तो एमसीआई देना पड़ेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और आने वाले दिनों में नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, ठीक है, एग्जिट एग्जाम इंडिया वालों के लिए भी है। और तो अगर आप आगे जाके एमसीआई देते हो तो ये आपको ज्यादा सिंसियर बनाता है फॉर योर पीजी प्रिपरेशन, क्योंकि जो एमसीआई के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप ऑलरेडी 80% पीजी के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। आपने इंडिया में बहुत सारे इंडियन कॉलेज के स्टूडेंट्स देखे होंगे, जो कि हमने खुद देखे, चाहे आपने देखे नहीं देखे, हम इवन हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे जो जूनियर्स है, इवन हमारे जो मतलब कि क्लास फ्रेंड्स हैं या इंडियन फ्रेंड्स है जो एमबीबीएस में ऑलरेडी हमारे साथ कर रहे हैं रेजिडेंशिप, तो वो ऑलरेडी 3-4-5 साल तक इवन वेट करते हैं पीजी के लिए। उनका प्रॉब्लम बेसिक यही होता है कि इंडिया में एक बार एडमिशन लेने के बाद उनके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती कि हमें एमसीआई देना है करके। लास्टली उनको भी यही 19 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, बट उन्हें 5 ईयर के बाद रियलाइजेशन होता है और उन 5 ईयर के ड्यूरेशन में वो सारा भूल चुके होते हैं।
फिर से 5 ईयर के बाद दोबारा बेसिक से पढ़ना बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, या जिनको होती है मतलब बहुत ज्यादा जो या पढ़ रहे होते रेगुलरली वही क्लियर कर पाते हैं पीजी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में। तो एमसीआई हमारे लिए बर्डन नहीं है, हमारे लिए बून है। अच्छी बात है कि हम ऑलरेडी सीरियस रहते हैं, क्योंकि जो आजकल के जमाने में प्लेन एमबीबीएस की आपको पता है उतनी ज्यादा वैल्यू है नहीं, आगे जाके आपको पीजी करनी है, तो व्हाई नॉट कि आप शुरू से उसके लिए प्रिपेयर रहो। और दूसरी बात है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसी में से एमसीआई में आने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर बहुत सारे बच्चे हैं कि 100-120 तक का भी पढ़ते तो तुक्के में 150 तक पास हो जाते हैं, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं यही करूंगी कि आप बेसिक सब्जेक्ट को शुरू से फर्स्ट ईयर से लेके पढ़ते चलो। आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत सारे अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, इवन आपके नोट्स अवेलेबल है एमसीआई का, और नोट्स पढ़ना ही काफी है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 19 सब्जेक्ट के 19 टेक्स्ट बुक इतनी मोटी मोटी होती, कैसे पढ़े। नहीं, आपको जो नोट्स मिलेंगे डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के, या तो फिर आप बिना कोचिंग ज्वाइन करके दिल्ली में या अलग अलग जगह पे नोट्स इवनली अवेलेबल है, आप सिर्फ उस नोट्स को ही पढ़ते हो तो उसी नोट्स में से 95% क्वेश्चंस आते हैं। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मैं किसी भी सब्जेक्ट में टेक्स्ट बुक को कभी बस एज ए रेफरेंस के लिए रीड किया, उसको कभी भी मतलब प्रिपरेशन के लिए कभी नहीं किया और मैंने हमेशा नोट्स को ही फॉलो किया। नोट्स में से 95% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी बात है कि जहां तक आउट कंट्री जाने की बात है और कोरोना की बात है, तो कोरोना तो इवन हर जगह है, हर कोई इम्यूनाइज्ड हो रहा है, आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस आप सेफ्टी लेके चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे इंडिया में, मतलब जैसे आप कैजुअल हो चुके हो कोरोना के लिए, बाहर के कंट्री में भी कैजुअल हो चुके हैं लोग, तो अब बाहर मूव करना या इंडिया से कहीं और मूव करना बात बराबर है। अगर आप इंडियन मेडिकल कॉलेज में भी कहीं मूव कर रहे हो, चाहे अपने गांव से दूसरे जगह डिस्ट्रिक्ट या शहर से दूसरे शहर मूव कर रहे हो, इट इज द सेम थिंग, आप दूसरे कंट्री मूव कर रहे हो। दूसरी बात है, हमारे इंडियंस से ज्यादा वो लोग हाइजीन रहते हैं। यहाँ पे जितनी क्राउड है, यहाँ जितनी पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा सेफ वहां पे इसीलिए है क्योंकि वहां पॉपुलेशन एंड क्राउड है ही नहीं। तो आप ऑलरेडी 50% वहां पे विदाउट अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के सेफ हो, क्योंकि वहां क्राउड है नहीं। दूसरी बात, अपनी तरफ से 50% लो। वहां के लोग बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड है, एजुकेटेड हैं, और वो लोग ये जो हाइजीन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। ऐसा नहीं है कि कोरोना को लेके है। हमारे इंडिया में जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते, बट वहां के लोग हर जगह फॉलो करते हैं आउट कंट्रीज में। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि कोरोना के सिचुएशन में हम आउट कंट्री कैसे जाएंगे। ये बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टाइम विदाउट वेस्ट किए। तो ये सिचुएशन से, कोरोना सिचुएशन से वर्ल्ड वाइड जो है वो जूझ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं हम अपनी काम रोक दे या हम अपना काम छोड़ दे। मैं खुद दिल्ली में हूँ, दिल्ली में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हम खुद हॉस्पिटल में टैकल कर रहे हैं, बट सारे लोग सेफ है इसलिए क्योंकि हम अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं। तो बाद बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, एंड इस चीज को हमारे डेली बेसिस हर कोई झेल रहा है। तो इसके लिए अब मोस्टली 80% लोग इम्यूनाइज्ड हो गए, डेथ रेट भी बहुत कम है, और जिनको ऑलरेडी पहले से कोई प्रॉब्लम है उन्हीं को कोई कुछ हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कोरोना अगर आपके लिए इश्यू है बाहर जाने के लिए, तो वो तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अभी की डेट के लिए कहीं पे भी मूव करे सेम थिंग है, इवन इंडिया से ज्यादा सेफ है किर्गिस्तान में। दूसरे कंट्रीज में भी बहुत अच्छे हैं, इवन रशिया वगैरह ये सब भी वैक्सीन वगैरह निकाल चुके हैं। सेकेंड थिंग, एमसीआई के लिए तो मेरे को लगता है एमसीआई से डरना नहीं चाहिए। एमसीआई आपके लिए पॉजिटिव चीज है जिसको लेके इवन आपको बाहर मूव करना चाहिए। दो बात है, अगर आप इंडिया में पढ़ते हो, अगर बाय चांस आपके गवर्नमेंट में नहीं होता है और प्राइवेट में आप इतना पैसा लगा के पढ़ते हो जिसमें आपको कोई, मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में पढ़े हैं, जब आप पास आउट होके वहां से आओगे और उनको देखोगे, आपसे बहुत कम नॉलेज होती है उनको। कारण ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बस आपको डिग्री दिला देंगे, उस तरह का होता नहीं। इवन बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, मतलब दिल्ली में टॉप कॉलेजेस को छोड़ के बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दूसरे दूसरे शहरों में, सिटीज में, जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। डॉक्टर्स आप उस लेवल के नहीं बन पाओगे। 5 ईयर पास आउट होने के बाद हम जब उनके साथ
रहते हैं और काम करते हैं एक साथ, जब ट्रेनिंग्स होती है तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि वी नो मच बेटर, हमें इनसे बहुत ज्यादा ज्ञान है, हमें इनसे बहुत ज्यादा पता है। पहले हम ये फील करते हैं बाहर जाने से पहले कि अरे यार हम तो बाहर के पढ़े हैं और इंडियन ग्रेजुएट का ज्यादा वैल्यू है, लेकिन जब आप पढ़ के वापस आओगे तो आपको अपने आप में ज्यादा प्राउड फील होगा कि हमारा डिसीजन बहुत बेटर था। डॉक्टर प्रिया, ये अभी जो आपने बात बोली ना, मेरे को ना ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हम बाहर से पढ़ के आएंगे, ठीक है, तो हमारी वैल्यू इंडिया के डॉक्टर जैसी रहेगी क्या? और नेक्स्ट कि हमको पीजी में सेम वैल्यू मिलेगी क्या? तो ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए सबके लिए, ये क्वेश्चन ना हमेशा मेरे को पूछा जाता है। हाँ जी, सबसे पहली बात कि वहां बाहर से पास आउट होने के बाद आप जो सोच रहे हो कि इंडिया आने के बाद इंडिया की वैल्यू मिलेगी या नहीं, बाहर से पास आउट होने के बाद आपको इंडिया से 1 स्टेज हायर वैल्यू मिलेगी। जब आप इंडियन ग्रेजुएट्स जो कॉलेज में पढ़ते हैं, इंडियन मेडिकल कॉलेज में, उनको प्लेन एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, लेकिन जब हम बाहर से पास आउट होके आते हैं और एमसीआई को जब हम लोग क्लियर करते हैं तो हमें दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि डीएमसी दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, वहां से अगर हम अप्लाई करते हैं, सब अप्लाई करते हैं परमानेंट, पहले तो प्रोविजनल के लिए, फिर 1 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर परमानेंट के लिए, तो उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलती है फॉरेन ग्रेजुएट्स को जो बाहर से पढ़ के आते हैं, उनको एमडी फिजिशियन, एमबीबीएस कोमा एमडी फिजिशियन की मिलती है। जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उनके सर्टिफिकेट में सिर्फ एमबीबीएस लिखा रहता है, एमडी फिजिशियन नहीं लिखा रहता। बाहर के हमारे इंडिया में एमबीबीएस बोल के पढ़ाई होती है, बट बाहर में जो आपको डिग्री मिलती है वो एमडी फिजिशियन बोल के मिलती है, वहां पे एमबीबीएस बोल के नहीं होता। एमबीबीएस इज जस्ट अ प्लेन थिंग। अगर आप 5 ईयर की एमबीबीएस करते हो तो बाहर में पढ़ाई का लेवल वो रहता है, चाहे आप आउट कंट्री कोई भी मूव करे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया वगैरह कहीं पे भी, तो वहां पे एमडी बोल के डिग्री होता है, जो कि 1 क्लास हायर देन एमबीबीएस होता है। तो आप ये बात सोचना छोड़ दो कि आपकी वैल्यू सेम रहेगी कि नहीं, आपकी वैल्यू 1 स्टेज एबव रहेगी। आप अपने साइन बोर्ड में एमबीबीएस एंड एमडी फिजिशियन लिख सकते हो आराम से। सेकेंड थिंग कि पीजी में क्या वैल्यू मिलेगा। पीजी में ऐसा कोई नहीं है, जब अगर आप इंडिया से बाहर से आप जब कंप्लीट करके आते हो, उसके बाद इंटर्नशिप करते हो और आपको जो परमानेंट रेजिडेंशियलशिप मिलती है एमडी फिजिशियन की और यहाँ के बच्चे को एमबीबीएस की, अब आपके पास इंडियन मेडिकल काउंसिल की डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो आपको और इंडिया के सारे ग्रेजुएट्स जो इंडियन मेडिकल कॉलेज से भी पास आउट होते हैं, उनकी भी डिग्री इंडियन मेडिकल काउंसिल ही प्रोवाइड करती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, और हमें भी उन्होंने ही डिग्री प्रोवाइड करना है। यानी जितने लोगों को सर्टिफिकेट इश्यू होता है डॉक्टरशिप की, सारे डीएमसी, चाहे दिल्ली मेडिकल गवर्नमेंट, चाहे आप अपने स्टेट मेडिकल गवर्नमेंट, सबका एक ही होता है इशू, ऊपर से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो सबकी डिग्री सेम होती है, सबकी वैलिडिटी सेम होती है। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं कि आपकी पीजी में सेम वैल्यू रहेगी कि नहीं। पीजी में नो डाउट सेम वैल्यू रहेगी। अगर आप पीजी नहीं करते हैं, सिर्फ 5 ईयर की पढ़ाई करते हैं, तो आपके इंडियन प्लेन एमबीबीएस वालों से 1 स्टेज ऊपर की डिग्री रहेगी, जो कि एमडी फिजिशियन की रहेगी। एंड उससे भी बड़ी बात है कि अगर आप पीजी में अपीयर होना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप एमसीआई में अपीयर होते हो तो आप 5 ईयर का आपके पास ऑलरेडी 80% आपको पढ़ना होता है, मात्र 20% आपको पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि इसी में थोड़ा सा हार्डवर्क करके साथ ही साथ पीजी भी निकाल लिए, बहुत सारे हैं। तो ये आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टाइम ऐसा आने वाला है कि नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, नेक्स्ट में क्या होगा कि आपको एमसीआई, जैसे अभी नीट में क्या हो रहा है, एम्स की भी आपको रैंकिंग मिल रही है, सारे टॉप मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग, स्टेट की रैंकिंग एंड ऑल इंडिया रैंकिंग। उसी तरह नेक्स्ट में क्या होगा, आपको एमसीआई का पासिंग का रैंकिंग मिलेगा, सेम स्क्रीनिंग, सेम उसमें क्या होगा, विदाउट नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको काउंटिंग किया जाएगा आपका नंबर। अगर आप 50% लाते हो तो आप पास हो। उसके बाद जो वही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका कितना नंबर आया वो काउंट होगा, तो आपको पीजी के लिए वो नंबर मिल जाएगा। अगर आप पीजी उसी नंबर में अच्छे नंबर ले आते हो विदाउट नेगेटिव मार्किंग में, तो आपको साथ ही साथ एमसीआई एंड पीजी दोनों एडमिशन हो जाएंगे, मतलब आप पीजी भी क्लियर कर लोगे। और पीजी क्लियर करने के बाद एक और बहुत अच्छी बात है, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, अगर ऐसा रहता तो आपको 1 साल की इंटर्नशिप आपकी बच जाएगी।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे अभी हम लोग एमसीआई क्लियर किए, फिर 1 साल इंटर्नशिप करते हैं इंडिया में, ठीक है। उसके बाद पीजी में अपीयर हुए, पीजी में अपीयर होने के बाद फिर 3 साल या 2 साल की कोर्स होती है। तो अब जो बच्चे आएंगे नेक्स्ट होने के बाद, नेक्स्ट एग्जाम पीजी एज वेल एज एमसीआई एज वेल एज एग्जिट इंडियन वाले सबका एक कॉमन एग्जाम होगा, जैसे नीट का होता है। उसमें अलग अलग आपको रैंकिंग मिलेगी। तो वो एग्जाम जब आप बैठोगे, तो जैसे अभी एमसीआई एग्जाम देते हो, तो इसमें क्या होता है, आपके 50% होते हैं आपके नंबर विदाउट नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो उसी तरह उस एग्जाम में आपको विदाउट नेगेटिव मार्किंग के साथ अगर 50% है तो आप एमसीआई क्लियर्ड हो, आपको इंडिया से डिग्री मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ अगर आपका नंबर कैलकुलेट करा जाएगा तो आपको पीजी का रैंकिंग मिलेगा। यानी अगर आप नेगेटिव मार्किंग के साथ अगर आपका नंबर कैलकुलेट किया जा रहा है और आपके अच्छे नंबर है, तो साथ ही साथ आपको पीजी में एडमिशन मिल जाएगा। और जब पीजी में एडमिशन मिलेगा तो वहां 3 साल या 2 साल की कोर्स होती है। तो उसमें ये 1 साल का ड्यूरेशन आपका मतलब कि ओवरलैप हो जाएगा, मतलब उसमें आपको 1 साल एक्स्ट्रा नहीं करने पड़ेंगे, उसी पीजी में ये आपका इंटर्नशिप काउंट हो जाएगा। ये 1 साल और आपका बचा देगा ओके, थैंक यू। और और मैम सेम वैल्यू मिलेगी। जी, तो मैडम आप ये बताएंगे कि वहाँ का एग्जाम पैटर्न, स्टडी पैटर्न कैसा है, कितने चांस मिलते हैं वहाँ पे, और ये थोड़ा सा। एमसीआई में, नहीं नहीं, किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में स्टडी पैटर्न बहुत इजी है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है ना, कि हम सेमेस्टर वाइज एग्जाम देते हैं, डायरेक्ट 6 महीने के बाद हमारा एग्जाम होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हेडेक हो जाता है, एक साथ उतने सारे सिलेबस का एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं या बहुत सारे पास नहीं हो पाते। बट किर्गिस्तान में सिस्टम कैसा है ना, जैसे 10th क्लास में है, डायरेक्ट पहले क्या होता था, बोर्ड एग्जाम होता था जिसमें पूरा सिलेबस आता था। अब जैसे जैसे सीजीपी मार्किंग आ चुकी है तो थोड़े थोड़े पार्ट वाइज एग्जाम होते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों का सिलेबस भी कम होता है और एक साथ बर्डन भी बहुत कम होता है। तो उसी तरह किर्गिस्तान का सिलेबस है कि आपको हर एक 2-3 चैप्टर्स में वहां पे एग्जाम होगा। मतलब कि 2-3 चैप्टर प्रिपेयर करना बड़ी बात नहीं है, 2-3 चैप्टर आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो और हर 2-3 चैप्टर का एग्जाम होते रहेगा और सारा एग्जाम कैलकुलेट होगा। वहां पे 5 नंबर्स होते हैं एग्जाम में, 5 इज एक्सीलेंट, 4 इज वेरी गुड एंड 3 अप टू 3 इज पासिंग मार्क। 1 and 2 is fail, 3 is passing, 4 is very good and 5 is excellent means 100%। तो हर 3 या 4 चैप्टर का एग्जाम होते रहेगा आपका, जो कि बर्डन नहीं रहेगा, आप इजी वे में कर सकते हो। और जो भी 2 या 3 चैप्टर के एग्जाम्स होंगे वो टोटली आपके जो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा नोट्स, बस उसी में से पूछा जाएगा। और 3 चांस मिलते हैं, इंडिया में तो चांस भी नहीं मिलता। मान लीजिए कि पहली बार में कोई बंदा प्रिपेयर नहीं हो पाया या बीमार है या किसी कारणवश कहीं चला गया, तो सेकेंड अटेम्प्ट मिलता है उसको, उसमें भी नहीं कर पाए तो थर्ड अटेम्प्ट मिलता है। मतलब 3 अटेम्प्ट में आपको पास होना है, मतलब 3 चांसेस मिलते हैं आपको। इंडिया में तो ये चांस मिलता नहीं है। और दूसरी बात है, इंडिया में आपका एक सेमेस्टर में टोटली जैसे पूरा सिलेबस का एग्जाम होता है जिसमें 20-25 चैप्टर होते हैं, जो कि माइंड में रखना एक साथ ओवरलोडिंग हो जाता है। लेकिन किर्गिस्तान में ये ओवरलोडिंग सिस्टम वाला एग्जाम नहीं है और ये फॉरेन का पॉलिसी अभी अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट लागू कर रही है। इसीलिए 10th क्लास में भी और अप टू 10th क्लास यही पॉलिसीज लागू कर रही है कि एक साथ सारा फाइनल एग्जाम नहीं लेना है, क्वार्टर एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर क्या बोलते हैं, आपके हाफ ईयर होते हैं, फिर फुल ईयर होते हैं, और उसमें फाइनल में भी आपके हाफ ऑफ द सिलेबस आते हैं। जो सिलेबस का एग्जाम हो चुका है वो मार्क आपका कैलकुलेट हो जाएगा। 2-2 अगर आपके 10 चैप्टर हैं तो 3-3 चैप्टर करके 3 या 5 बार एग्जाम होगा, 2-2 चैप्टर करके। और हर 2-2 चैप्टर में आप अगर एवरी चैप्टर में 5-5 नंबर लाते हो तो फाइनल में आपको 5 एंड एक्सीलेंट नंबर मिलेगा। तो ये पैटर्न बहुत इजी होता है, एक साथ आपको हेडेक भी नहीं होता और चांसेस आपको 3-3 मिलते हैं। तो ये पढ़ाई सिस्टम अब इंडियन गवर्नमेंट भी लागू कर रही है। जी प्रिया मैम, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सपेंस बहुत होता है क्या, कॉस्टिंग बहुत होती है क्या, या संजना पूछ रही है क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है सब पूरा एजुकेशन। किर्गिस्तान का कैसा है, मतलब वहाँ पे मतलब डेली कॉस्ट सब कुछ कितना खर्चा कैसा होता है? देखिए, जैसे अब दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जाते हैं बड़े शहरों में,
जो एक्सपेंस हो जस्ट उससे भी थोड़ा कम एक्सपेंस होगा, क्योंकि आपके जितने भी किर्गिस्तान में कॉलेजेस हैं सब में आपको इंडियन मेस अवेलेबल है, फूड आपको 3 टाइम में अवेलेबल हो जाएगा, स्नैक्स चाट जो भी खाना होता है वो वही लोग बेचते हैं, मतलब कि मेस में ही काउंटर लगा रहता है, वो पेबल सिस्टम होता है जो आपको स्नैक्स जैसे इवनिंग स्नैक्स वगैरह कुछ खाने का मन हुआ, गुलाब जामुन समोसा कैंटीन टाइप का होता है, उसमें अगर आप जाके खाओ तो अगर आपको तीनों टाइम खाना मिल रहा है भरपेट और वो भी मतलब कि अच्छा खाना मिलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेस जो आप चार्ज करते हो उसके अलावा आपको ज्यादा खर्चा होगा। बट फिर भी अगर ज्यादा से ज्यादा भी खर्चा हो गया, आप एक्स्ट्रा बाहर घूमे या आप गाड़ी से कॉलेज या कहीं मार्केट वगैरह गए, कैब वगैरह किया, तो टोटल एक्सपेंस लेके 5000 4 to 5000, इससे ज्यादा कभी नहीं। बहुत सारे बच्चे तो 2000 में भी गुजारा चलाते हैं, 2000 से भी कम खर्चे होते हैं। वहां पे जो कैब सिस्टम है वो बहुत सस्ता है, जैसे कि अगर आप जाते हैं कहीं पे भी तो मशूतका होती, मर्सिडीज बेंज होती है, जैसे हमारे यहाँ पे ऑटो या रिक्शा या बसेस चलती है, वहां पे मर्सिडीज बेंज चलती है एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसका किराया होता है ओनली 10 सोम। इंडियन में भी अभी सोम और रुपीस दोनों बराबर ही है, तो 10 रुपए के बराबर है, उसमें आप कितना भी लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर स्टॉपेज में 10-10 रुपया, एक स्टॉपेज में चलिए वो बस की जो लास्ट स्टॉपेज होगी उसमें भी आपको 10 ही रुपीज लगेंगे, मीन्स वहां का जो करेंसी है 100 में लगभग 10 रुपए के बराबर। तो ट्रांसपोर्ट तो आपका वहां पे बहुत सस्ता है इंडिया के मुकाबले। और वहां पे सारे मर्सिडीज बेंज चलते हैं, जो होते हैं ओवरलोडिंग नहीं होती है, हर किसी को सीट मिलता है, बहुत सारे रेगुलर चलते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता, हर 30 सेकंड में आपको मतलब कि वहां पे मशूतका मिलती है, जो मशूतका बोला जाता है मर्सिडीज बेंज को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर आप बाय कैब आना चाहते हैं तो कैब में भी मीटर सिस्टम है, अगर आप ज्यादा दूर भी जाते हैं तो 60 to 70 रुपीज किराया आता है, अगर आप 3 से 4 लोग मिलके जाते हैं तो आप शेयर करके जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है जैसे दिल्ली, हैदराबाद, ये बिग सिटीज में, बट वहां पे ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से है और जो कि बहुत सस्ता है, जिसमें आपका पॉकेट मनी बहुत ज्यादा बचता है। बाद बाकी खाने पीने का खर्चा आपके मतलब यूज पे डिपेंड करता है, और जो रेस्टोरेंट्स चार्जेस है या मॉल के चार्जेस है वो बहुत बहुत ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग रेगुलर रेस्टोरेंट्स मतलब कि विजिट करते हैं। तो हमारे इंडिया में जितना कदम कदम पे मतलब कि दूर दूर पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे कदम कदम पे रेस्टोरेंट है, क्योंकि वहां के लोग हर समय आउटिंग करते हैं, तो वहां के रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा सस्ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया में रेस्टोरेंट विजिट करते हो तो एक रेस्टोरेंट में आपका एक बार में जो खर्चा आता है, वहां पे उतने खर्चे में आप 2 से 3 बार विजिट कर सकते हो। तो टोटली अगर आप ट्रांसपोर्टिंग का हाथ खर्चा, कुछ सामान वामान खरीदा, रेस्टोरेंट वगैरह भी गए, तो आई थिंक 4 से 5 हजार एनफ है। अगर आप आउटिंग भी करते हो तो मेस के 3 बार खाना खाने के बाद एक्स्ट्रा खर्चा 4 से 5 हजार एनफ है। नहीं इनफ है। अभी आप कह रहे हैं कि कोई लोग 2000 में भी करते, तो इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट ना, ऊपर की लिमिट तो है, 10,000 भी खर्चा कर सकते नहीं, ऊपर की लिमिट नहीं है, लेकिन बेसिक लिमिट जो मैंने बताया कि जैसे आप बोलोगे कि बिल्कुल खर्चा पानी नहीं करेंगे, 0 रुपए नहीं, आप 2000 में भी बहुत अच्छा, हाँ 2000 में भी आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम मतलब कि एडजस्ट करके अपना जिंदगी जी रहे हैं। 2000 रुपए में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप आउटिंग कर सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हो। मोबाइल, हाँ जी, मोबाइल का खर्चा हाँ जी, मोबाइल वहां पे बहुत सस्ती है। ओके। नेट वहां पे होता है, हॉस्टल में वाईफाई अवेलेबल होता है, सिर्फ 150 से 200 रुपए लगते हैं, फुल स्पीड वाईफाई चलती है। एक्स्ट्रा जो मोबाइल होता है वो आपके 100 रुपीज में आती है, जो कि ऑल ओवर किर्गिस्तान में उस सिम से दूसरे सिम में फ्री टॉकिंग होता है। तो मोबाइल खर्चे तो वहां बहुत सस्ते हैं, मोबाइल का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं है, रेस्टोरेंट का उतना ज्यादा नहीं है जितना इंडिया के हिसाब से है। बाद बाकी आपके ऊपर एक्स्ट्रा चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा 2 से 3 हजार भी अगर आप खर्च करते हो तो आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आप लाइफ को मतलब कि वो करके जी रहे हो, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे, ऐसा नहीं लगेगा आपको। आप उसी 3 हजार में आउटिंग भी कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट, कैब, कार सब में घूम सकते हो। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम थोड़ा सा लो लेवल का रहे, ये एवरेज लेवल है, लो लेवल भी नहीं लगेगा। 3000 इज फॉर एवरेज लेवल।
देखिए, एक राकेश जी है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पूरा एजुकेशन, पर्सनल एक्सपेंसेस सब मिला के कितना हो जाता है। तो राकेश जी, मैम ने भी यही बताया है कि पर्सनल खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस, एजुकेशन का खर्चा तो हम पूरा चार्ट हाँ, दे देते वो हैं तो आपको। आप चार्ट दे ही हाँ, दोगे, बता ही फीस, दोगे, एजुकेशन जितना हॉस्टल, लगना उससे हाँ, 1 रुपए वो पूरा ज्यादा लगना पैकेज है दे नहीं। देते हैं, वो कंफर्म हाँ रहता है, उससे ज्यादा। अब पर्सनल हाँ, खर्चा दो वो तो हजार से कंफर्म है, लेके उससे 5,000 पर्सनल, आपका पर मंथ, ये बिल्कुल भी आपको बिल्कुल। पता है। हाँ जी, तो उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना खर्चा। और जहां तक आने जाने की बात है, जो हम्म, एक और खर्चा होता है, हर साल लोग इंडिया आते हैं और जाते हम्म, हैं, तो हम्म, आने जाने का अगर आप ऑलरेडी प्री बुक टिकट कराते हो तो हम्म। $300 में आपका अप डाउन इंक्लूड हो जाता है। यानी बाईस क्योंकि हजार जब रुपए करीब 22,000। हाँ, 20-22 हजार रुपए अप डाउन दोनों इंक्लूड हो जाता है। हम्म, ठीक है, तो हम्म, 20-22 हजार अगर आप आना चाहते हो तो $300 एनफ है आपका अप डाउन के लिए, मतलब वहां से आओ और यहाँ से जाओ। तो ये एक्स्ट्रा अगर आप जोड़ सकते हो। बाद बाकी जो कॉलेज का खर्चा है, मेस का खर्चा, ये तो फिक्स है, तो ये तो आपका जुड़ा हुआ है पैकेज में। उसके बाद आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है 2000 से लेके 5000। उसके बाद आपकी मर्जी, आप क्या करोगे वो आप कैलकुलेट कर लो। बाद बाकी आपका जो आना जाना है वो $300 में आराम से आपको 2 वे टिकट मिल जाएगा। कभी कभी $250 में भी मिल जाता है, मतलब लगभग 18,000-17,000 में भी मिल जाता है। तो यही खर्चा है, इसके अलावा कोई खर्च नहीं है वहां पे। लास्ट क्वेश्चन मैम, जो वहाँ के लोग हैं, किर्गिज लोग हैं, वो किस टाइप के लोग हैं? मतलब बहुत मिलते जुलते लोग हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन है, गोरा काला समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ रेसिज्म टाइप है? मेरे को जहाँ, अगर पहले जैसे मैंने इंडिया में, मैं कोटा में भी पढ़ चुकी थी और कोटा में प्रिपेयर कर चुकी थी, और मुझे मतलब कि डेंटल मिल रहे थे, प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल रहे थे, और बहुत जो गवर्नमेंट कॉलेज जो बहुत मतलब कि लो लेवल का है, जैसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे पढ़ना था। तो एक होता है स्टेट लेवल में बहुत, मतलब कि सिटी वाइज का गवर्नमेंट कॉलेज, वो सबका कोई वैल्यू नहीं रहता पढ़ाई का, ये आप बाद में फील करोगे। या अगर आपके कोई फ्रेंड है तो आप पूछ सकते हो कि जो लो लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज है इंडिया में, उसकी पढ़ाई क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। तो मुझे बीडीएस तो करना था नहीं, एमबीबीएस करना था। तो मैंने फिर बाहर जाने का डिसीजन लिया, मेरे फ्रेंड्स भी थे, मैंने मतलब कि पहले से मुझे पता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इंडिया में 20 से 25 लाख तो होगा ही नहीं, ये तो डोनेशन में जाएगा। उसके बाद आपके कॉलेज का बहुत ज्यादा मतलब कि कॉलेज फीस बहुत ज्यादा है। उसके बाद जब आप एक बार इंडियन कॉलेज में प्राइवेट में एंटर करते हो तो आपको इधर उधर के नाम पे बहुत खर्चा लूटते हैं। जैसे फॉरेन कॉलेज में अगर आप फॉरेन जाते हो, कॉलेज वाला कभी भी आपको इधर उधर के नाम पे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। जो आपके पैकेज में लिखा हुआ है उसके अलावा आपको 1 भी रुपए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है। बट अगर आप इंडियन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो तो बहुत सारे आपके एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं, जो मेंशन नहीं होता आपके फीस स्ट्रक्चर में, और सालाना आपको 40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा आपको कॉलेज में लग ही जाते हैं। तो ये अगर आप एक्सपेंसेस करो तो 40-50 लाख चला जाता है, विदाउट डोनेशन एंड विदाउट मेस का। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे जब देना ही है तो वाई डोनेट करके, डोनेशन देके मैं क्यों जाऊं, मुझ में कैपेबिलिटी है। और आप एक और चीज बिलीव नहीं करोगे, मेरे जो कलीग थे, मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, मतलब कि किर्गिस्तान में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो हिंदी मीडियम के थे। मतलब कि जो 10th-12th हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे और किर्गिस्तान पढ़ने गए एमबीबीएस, और उनके लिए फर्स्ट ईयर से एवरीथिंग इज इंग्लिश मीडियम, वो बच्चे भी करंट ईयर में निकाले हैं। ये मतलब कि इससे ये पता चलता है कि एमसीआई बहुत बड़ी, मतलब कि वो हेडेक नहीं है जिसका मतलब बवंडर मचाया गया है इंडिया में कि वहां जाओगे एमसीआई देना पड़ेगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं। जब हिंदी मीडियम का बच्चा कंटिन्यूस मेहनत में करंट ईयर में एमसीआई निकाल सकता है तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा बेसिकली आराम से निकाल सकता है। और जहां तक कि हाँ, उसके बाद मैंने डिसाइड किया किर्गिस्तान जाने का। किर्गिस्तान से पढ़ने के बाद एमबीबीएस एमडी फिजिशियन की डिग्री लेने के बाद मुझे सिर्फ डॉक्टर बनने को नहीं मिला, मुझे एक बहुत अच्छा, मतलब मुझे प्राउड फील हो रहा था कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था किर्गिस्तान जाने का, कि वहां पे एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हो। वहां के लोग बहुत ज्यादा कल्चरल है, बहुत ज्यादा। इवन आपको वहां पे बहुत सारी, एमबीबीएस के अलावा आपको बहुत सारे ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, सोशलिज्म क्या होता है,
आचार विचार क्या होता है, आपके बिहेवियर क्या होते हैं, ये बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा जो हमारे इंडियन कल्चर में लैकिंग है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, लेडीज की रिस्पेक्ट करना, साइलेंटली बातें करना, झगड़ा लोच या सड़क में गलत बात को मतलब कि उच्चारण नहीं करना, और जितनी भी चीजें हैं प्रोटोकॉल्स, ट्रैफिक रूल्स, शॉपिंग मॉल्स, एवरीवेयर का रूल्स, रेस्टोरेंट का रूल, किस तरह से खाया जाता है, सभ्यता, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और वहाँ के लोग बहुत ज्यादा वेल कल्चर्ड है। मैं अभी भी यही फील करती हूँ कि वहां पे जाने के बाद मुझे सिर्फ एमबीबीएस नहीं, मुझे एक बहुत ज्यादा कल्चर भी सीखने को मिला। जब आप वहां से रिटर्न होगे, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। आप इंडियन फ्रेंड्स और के पूरे पर्सनालिटी में डिफरेंस आ जाएगी। आप बहुत अच्छे मतलब कि ह्यूमन बीइंग में भी आपका अपडेट हो जाएगा। इन 5 सालों में आप एक बहुत अच्छे इंसान भी बनोगे। वेल नेचर, मैनर्स क्या होता है, सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा वहां पे। थैंक यू। किसी को और पूछना है? किसी का कोई क्वेश्चन है? Anyone want to ask something? Yes, बोलिए। किसी को कुछ पूछना है? Yes, बोलिए। हेलो। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन मेरा है बस, उसके बाद हम लोग आपको मतलब इजाजत दे देंगे कि वहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट रहता है, जबकि मैंने तो देखा है वहाँ पे ओरिजिनल कैडेवर नहीं देते बोलते प्रैक्टिकल के लिए। एनाटॉमी, पैथ एनाटॉमी कोई सब्जेक्ट होता है उसमें, क्या ये सच बात है? नहीं नहीं, ये झूठ बात है। आपको मिलेगा कैडेवर पे प्रैक्टिस करने का, ओरिजिनली मिलेगा आपको। और डमीज भी होते हैं जिसमें आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको कैडेवर वहां पे एनाटॉमी हाउस होते हैं। कैडेवर हाउस जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर होता है, ठीक है। मॉर्फ कैंपस होता है, मॉर्फ मीन्स डेड बॉडी, ठीक है। तो इंडिया के कॉलेज में क्या होता है कि कैडेवर जब जैसे आया उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने को मिला, बट वहां पे क्या होता है, मॉर्फ कैंपस मतलब डेड बॉडी की एक अलग से बिल्डिंग ही होती है, उसमें अलग अलग मॉर्फ्स रखे रहते हैं, उनके ऑर्गन्स रखे रहते हैं। आप वहां जाके एनी टाइम, एनी मतलब कभी भी किसी भी समय वहां पे जितने भी टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वहां पे एक सिस्टम बहुत अच्छा है कि आपका जो जब जैसे इंडिया में जब आपके क्लासेस लगती है तभी आप वो जगह जा सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वहाँ के टीचर्स एंड प्रोफेसर्स इतने हेल्पफुल है कि आप उनको इवन क्लास या कॉलेज के आउट टाइमिंग में भी जाओ, जैसे बहुत सारों के नाइट ड्यूटी लगती है, तो आप नाइट में भी जाके सीखना चाहो तो वो आपको पूरा हेल्प करेंगे सीखने के लिए। और वहां पे कैडेवर का ये गलत बात है कि कैडेवर पे प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता, ये गलत बात है। वहाँ टोटली मॉर्फो कैंपस है, मतलब पूरी कैंपस ही कैडेवर की होती है, जहाँ पे आप फुल्ली जाके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक नहीं 100 बार कर सकते हो। वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करती है, कोई आपको रोकेगा नहीं। आपको वहां पे सीखने का पूरा मौका मिलेगा, आप जितना सीखना चाहते हो। अब ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम निकाल के कितना सीखना चाहते हो। वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा सिंसियर एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इवन जो बच्चे सीखने वाले होते हैं उनको बहुत ज्यादा लविंग नेचर होते हैं, कभी इरिटेट नहीं होंगे और कभी ये नहीं बोलेंगे कि अभी तुम्हारा क्लास तो हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे। वहाँ के जितने भी क्लिनिक्स हैं वहां पे आप एनी टाइम जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, पेशेंट देख सकते हो। ऐसा नहीं कि जब आपका क्लास टाइम है तभी देख सकते हो। एवरीवेयर टीचर्स एंड प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल। एनी टाइम, इवन नाइट में जाओ, आपको नाइट में टाइम मिला, मॉर्निंग में जाओ, संडे में जाओ क्लिनिक्स में, तो आप एवरीवेयर सीख सकते हो। डिपेंड अब आप पे करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो। वहां के इसमें कोई मतलब कि डाउट नहीं है कि आपको मना करेंगे, कभी भी ऐसा कभी नहीं है। ओके, थैंक यू मैडम, आपने टाइम दिया और सारे डाउट्स क्लियर किए, और ये कैडेवर का डाउट्स भी आपने क्लियर किया, क्योंकि मुझे रोज फोन पे ये कहा जाता है, मतलब इंक्वायरीज आती है कि वहाँ कैडेवर नहीं देते, कैडेवर नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिना कैडेवर, मतलब किर्गिस्तान का जो कल्चर वो रशियन कल्चर है, वो कैडेवर मिलता है, ठीक है। क्या क्या आपकी आवाज नहीं, ऑडिबल नहीं थी क्या? हेलो। रशिया में जो किर्गिस्तान है, इट वाज अ पार्ट ऑफ रशिया, तो जो स्टडी पैटर्न है वो भी रशिया जैसा ही है। 1990 तक रशिया का पूरा राज था वहाँ पे, तो रशिया में कैडेवर दिया जाता, तो ऑफ कोर्स किर्गिस्तान में भी बिल्कुल 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 क्लियर किया एक्चुअली। बिल्कुल। और मेडिकल
कॉलेजेस में कैडेवर के बिना काम ही नहीं होता। जितने डेड बॉडीज होते हैं, पोस्टमार्टम होते हैं, वो सारे कैडेवर एंड मॉर्फ्स के लिए रखे जाते हैं। जी जी तो ये बिल्कुल झूठ बात है कि वहाँ पे कैडेवर नहीं मिलती है। वहाँ पे कैडेवर की पूरी बिल्डिंग होती है, पूरी कैंपस ही एक बिल्डिंग होती है जिसमें सारे कैडेवर्स रखे जाते हैं और उनके ऑर्गन्स रखे जाते हैं। आप सारा टोटली एनाटॉमी ऑर्गन्स आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है। एक लास्ट कोई पूछ रहा है, बोलिए धीरज जी, क्या बोल रहे हैं आप, क्या पूछना हाँ जी। चाहते हैं? हेलो सर। जी बोलिए धीरज जी। धीरज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं मैम, नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया एंड गुड लक टू यू। आप पीजी की तैयारी कर रहे होंगे, राइट? या मैं कर रही हूँ और अभी मेरी ड्यूटी भी बहुत हार्ड चल रही है अभी कोरोना में, तो इसलिए हार्डली टाइम मिल पाता है। अभी तो सारे डेडिकेटेड है डॉक्टर्स कोरोना के लिए। आई नो यू। चलो, आपको देख के लोगों को लगे कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, ऐसी भी सिचुएशन आती है जब डॉक्टर्स, बिल्कुल। एक्चुअली डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स आर द मोस्ट टफ जॉब इन इंडिया, अभी पता चला हमको ये देख के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू ओके ओके ओके, बाय। फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी सर। कौन है भाई? हेलो हाँ बोलिए, कौन है? अनुपर्णा, अन्नपूर्णा? यस अन्नपूर्णा बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि फीस कितने लगेंगे सर? फीस कितने लगेंगे सर कोर्स को, 5 इयर्स के कोर्स को? 8530302828 ये मेरा नंबर है। आप मुझसे फीस पूछिए, एक्सपेंस पूछिए, कोई डॉक्टर आया तो उनसे स्टडी के बारे में पूछिए, मेरा रिक्वेस्ट था। क्योंकि आज हमने एक पास आउट डॉक्टर को बुलाया तो उसको ये पूछिए कि वहाँ पे एनाटॉमी कैसा होता है, स्टडी कैसी होती है, लाइफ कैसी है, पढ़ाई कैसी है, एमसीआई कैसे क्लियर होता है। एक्सपेंस के लिए तो मैं आपको सारा चार्ट दे दूंगा और एक्सपेंस का पूरा मैडम ने बताया भी है। आप अगर थोड़ा शायद लेट अगर हो गए होंगे तो मैं आपको फिर से सारा डिटेल भेज दूंगा। पूरा एक्सपेंस चार्ट उन्होंने बताया, कितना खर्चा होता है, कितना क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं जो प्राइवेटली मैसेजेस सारे यही आ रहे, एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस। कोई भी ये नहीं पूछ रहा कि पढ़ाई कैसी होती है। तो एक्सपेंस के बारे में सब कुछ मैडम ने बताया है, और सॉरी पढ़ाई के बारे में सब कुछ मैडम ने बताया है, एक्सपेंस कितना होता है वो भी बताया है। और आपको अगर टोटल चार्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए 8530302828 पे, मैं आपको सारी डिटेल वहां पे भेज दूंगा। एवरीथिंग इज रिटन इन द फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये हमारा किर्गिस्तान के लिए था। थोड़ा सा हमारा पीपीटी बाकी है, लेट मी फिनिश द पीपीटी। आप मुझे 2 मिनट देंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं किर्गिस्तान में एमबीबीएस करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे कि व्हाई वी शुड डू एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? स्क्रीन मम्मी किर्गिस्तान में अगर आपको मेडिकल स्टडी करना है तो इन जो कुछ खास चीज़ों के ध्यान रखना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एजेंट्स और सीजनल एजेंट से आप बचिए। सीजनल एजेंट मतलब जो कि एडमिशन के टाइम खड़े हो जाते हैं, आपका एडमिशन बोलते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, आपका एडमिशन कराते हैं, वो भी खुद नहीं किसी और एजेंट के थ्रू, और बाद में गायब हो जाते हैं। बच्चे को वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बाद में झेलनी पड़ती है। हम लोग डायरेक्ट कंसल्टेंट है, हमारा यूनिवर्सिटी में वेबसाइट पे हमारा नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरी वेबसाइट पे हमारा नाम है। हम लोग पूरा साल भर
जितने भी मतलब कोर्स ड्यूरेशन है बच्चों के हेल्प करते हैं, कभी फीस लेट हो गई, कभी कुछ आराम बीमारी इशू हुआ, एनीथिंग वी हेल्प द स्टूडेंट्स थ्रू आउट इन जस्ट अ फोन कॉल। सो इनडायरेक्ट और ये छोटे छोटे सीजनल एजेंट्स है जो आपके गाँव में बैठे हैं, उन लोगों से बचिए, क्योंकि वो आपको एज अ फुटबॉल की तरह ट्रीट करते हैं। आपको उठाया किसी दिल्ली वाले एजेंट को दे दिया, दिल्ली वाले को आपसे कोई लेना देना नहीं, उसको पैसा मिल गया, ये एजेंट गायब है, फिर वो लोग परेशान होते हैं, ठीक है। और दूसरी स्कॉलरशिप, देयर इज नो स्कॉलरशिप इन फॉरेन कंट्रीज। स्कॉलरशिप फॉरेन कंट्रीज इंडियन सिटीजन्स को स्कॉलरशिप क्यों देंगी, और वो बिल्कुल नहीं देती है। कुछ लोग, कुछ एजेंट्स ये ट्रैप बनाते हैं, यहीं पे एक्स्ट्रा पैसा इंडिया का ले लेते हैं और बोलते हैं हम आपको स्कॉलरशिप दिलाएंगे। एक बार जब आप वहां पहुंच जाए, यू हैव टू पे द होल फीस, होल पैकेज टू द यूनिवर्सिटी, अदरवाइज वो आपको पढ़ाते नहीं है, वो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देते हैं। तो कोई भी स्कॉलरशिप नहीं होती है, जो पैकेज है, जो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, वो आपको फॉलो करना है, उनसे बचिए, ठीक है। और डोंट पे पैकेज अमाउंट टू द एजेंट। फॉर एग्जांपल आपका पैकेज है $5,500 का, मतलब इंडियन रुपीज में समथिंग 4 लाख हो गया, जो भी है। तो वो पैकेज आप जो पैसा वो यहाँ पे इंडिया में मत दीजिए एजेंट्स को, आपको डायरेक्ट जाके यूनिवर्सिटी में ही पे करना है, एंड दैट टू इन 2 और 3 इंस्टॉलमेंट्स हम लोग करवा के देते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, मैंने देखा है, जो यहाँ पे पैसा ले लेते हैं और कॉलेज में पैसा नहीं भरते, एंड देन कॉलेज को तो अपना पैसा चाहिए, अदरवाइज वो लोग आपको क्लास में नहीं बैठने देंगे या एग्जाम नहीं देने देंगे। सो पैकेज वगैरह का जो भी पैसा है, जो कॉलेज का पैसा है, वो आप यहाँ पे एजेंट्स में नहीं देंगे। ये 3 चीज से आपको सावधान रहने की जरूरत है अगर आप किर्गिस्तान में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो। डॉक्यूमेंट्स जो है एमबीबीएस के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत कम लगते हैं, आई मीन ओनली 10-12 का मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, फोटो लगता है, हम आपका एडमिशन, वीजा वगैरह सब कुछ करा के देते हैं। मिनिमम पीसीबी में 50% एग्रीगेट चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी, एसटी एससी ओबीसी के लिए 40% चाहिए, नीट क्वालिफाइड चाहिए, लास्ट 3 इयर्स में आपका नीट क्वालिफाइड चाहिए। सो किर्गिस्तान के टॉप पॉइंट्स क्या है? कोर्स ड्यूरेशन 4 साल 8 महीने का है, जो कि लगभग इंडिया के बराबर है, ठीक है। फीस काफी कम है, टोटल पैकेज आपका 14 लाख के आसपास बैठता है, और खाना वगैरह पकड़ के मैक्सिमम 17 लाख रुपए तक आपका पैकेज बैठता है। सबसे लो कॉस्ट में किर्गिस्तान में होता है, कम टाइम ड्यूरेशन है, इंडिया के पास है, स्टडी अच्छी है, कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है, ओरिजिनल कैडेवर दिया जाता है। अभी खुद डॉक्टर प्रिया ने ये कंफर्म किया है कि ओरिजिनल बॉडी देते हैं इन द एनाटॉमी क्लास, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्लस पॉइंट्स है। एंड व्हाई यश ओवरसीज फॉर किर्गिस्तान, 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं, हमारा लोकल स्टाफ है वहाँ पे जो बच्चों का देखरेख करता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है। हमारा पैकेज लोएस्ट है, नो प्रोसेसिंग फीस ऑन सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज और कम प्रोसेसिंग फीस है, डायरेक्ट फीस कॉलेज में भरने की है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स दिलाते हैं हम लोग, राइट। एमसीआई का कोचिंग, एग्जाम, सारा प्रिपरेशन में हम बच्चों का हेल्प करते हैं। 8 साल से करीब करीब हम किर्गिस्तान में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर प्रिया, शी इज माय स्टूडेंट, ठीक है। और काफी बच्चे लोग इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने अभी आप लोगों से बात भी करवाई है उनसे। So this is all about Kyrgyzstan. Again we have one country called Kazakhstan. किर्गिस्तान और कजाकिस्तान का सेम स्ट्रक्चर होता है स्टडी का। वहाँ पे जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, अल फराबी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, सीमे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अस्ताना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, साउथ कजाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ का पैकेज भी 16 लाख से स्टार्ट होता है। एंड वी आर ऑथोराइज्ड बाय द कजाक इंडियन साइंटिफिक एजुकेशन कल्चर सेंटर, जो कि किर्गिस्तान के एम्बेसी, इंडिया में जो एम्बेसी है वहाँ पे स्थित है, उनसे हम लोग ऑथोराइज्ड है। आप ये किर्गिस्तान की एम्बेसी में फोन करके भी पूछ सकते हो, आई मीन कजाकिस्तान की एम्बेसी में फोन करके भी पूछ सकते हो। वी आर द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कजाकिस्तान एम्बेसी, हम लोग एम्बेसी से ऑथोराइज्ड है। एंड ये सारे कॉलेजेस में हम लोग एडमिशन कराते हैं। फी स्ट्रक्चर और सारी डिटेल्स हम आपको 8530302828 पे हम आपको भेज देंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, सारा डिटेल हम आपको बता देंगे। किर्गिस्तान कजाकिस्तान ऑलमोस्ट सेम इन ईच एंड एवरी मैनर। किसी लोगों को किर्गिस्तान पसंद है, कुछ स्टेट्स है जहाँ पे कजाकिस्तान में बच्चे ज्यादा जाते हैं, लाइक राजस्थान एंड सम साउथ इंडियन कंट्रीज जहाँ पे बच्चे कजाकिस्तान में ज्यादा जाते हैं। बोथ आर द नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया से 3 घंटे का उनका रास्ता है। सेम कोर्स ड्यूरेशन, सेम स्टडी, एवरीथिंग इज
सेम. सो दिस इज, ये आज हमारा सेमिनार था. नेक्स्ट सेमिनार हमारा नीट एग्जाम के बाद होगा, जिसकी डिटेल हम व्हाट्सएप और फेसबुक पे हमारा आपको मिल जाएगा. आपको बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए yashoverseas.org पे मिल जाएगी. फेसबुक पे हमारा पेज है, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, यू कैन लाइक अवर यूट्यूब चैनल, और आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलता रहेगी. इंस्टाग्राम में हमारा चैनल है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट आज का जो वेबिनार था किर्गिस्तान और कजाकिस्तान का. आई होप सबको सारा इंफॉर्मेशन मिला है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी नाउ. 1-2 मिनट में बात कराऊंगा प्राजक्ता से. प्राजक्ता जलालाबाद की स्टूडेंट है, मुंबई से है. प्राजक्ता, which year you are in studying now? Sir, second year. I completed my first year. अच्छा, तुम सेकंड ईयर में हो, राइट. एंड हाँ. कैसा है जलालाबाद, कैसा है यूनिवर्सिटी, कैसी है, फैकल्टीज कैसी है, रहने का कैसा, मीन हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, सिटी कैसा है? सिटी बहुत अच्छा है सर, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है. मतलब अकेले भी टैक्सी में ट्रैवल कर सकते हैं, कोई डरने जैसा कुछ नहीं है. और कॉलेज में लैंग्वेज भी सिखाई जाती है नॉर्मली, कि हम मार्केट में कहीं जा रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं लोग में. सो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है. फर्स्ट सेकेंड ईयर कंपल्सरी ही है, वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं. और फैकल्टीज इंडियन फैकल्टीज भी है, तो कोई इशू नहीं है. और जैसे डॉक्टर प्रिया मैम ने भी कहा था कि हम कभी भी अगर जा सकते हैं, कोई डाउट्स है रिगार्डिंग स्टडीज, तो कोई भी फैकल्टीज हेल्प करती है. और हॉस्टल बहुत अच्छा है, और हॉस्टल में फैकल्टीज भी 1-2 फैकल्टीज भी अवेलेबल रहते हैं. अच्छा, और अगर कोई मेडिकल इशू भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेस कैसा है? मेस भी अच्छा है सर, इंडियन फूड अवेलेबल है. अच्छा, और फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े तुम? फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये लैटिन, रशियन, किर्गिज, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़े थे सर. अच्छा, एक बात बताओ, जो किर्गिज है, तुम एक साल में कुछ सीखे हो, कुछ बोलना आएगा? हाँ सर, रशियन तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं. मतलब बाहर अगर जाना है तो हम बोल पाते हैं, शॉपिंग वगैरह अच्छे से कर लेते हैं. और किर्गिज भी बोल लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग रशियन में ही बात करते हाँ, क्योंकि मैंने हैं. देखा, मैं काफी जब कम गया लोग था ना, बात लोग करते हैं. रशियन ज्यादा बोलते हैं. तो किर्गिज और रशियन में फर्क है? नहीं, सर थोड़ा सा है, थोड़ा सा फर्क है, राइट. ठीक है. थोड़ा सा फर्क है. लेकिन ऐसा है कि जैसे आपने अभी कहा था, वो पहले रशिया का पार्ट था, अभी अभी हाँ, तो कुछ सालों बड़े पहले लोग डिफरेंस रशियन है. बोलते होंगे, और जो बच्चे हैं वो शायद किर्गिज बोलते होंगे, मेरे ख्याल से ऐसा है. सर ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं है, मैंने क्योंकि नोटिस मोस्टली किया. सब रशियन में ही बात करते हैं, और हम फॉरेन स्टूडेंट होने की वजह से हमारे साथ तो रशियन में ही बात किया है सबने. ये जलालाबाद सिटी कैसा है? छोटा सिटी है ना थोड़ा? छोटा सिटी है, लेकिन सर बेस्ट है. और कई एक्चुअली हॉस्टल का कैंपस ही इतना अच्छा है कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. सारी चीजें कैंपस में ही अवेलेबल है. मतलब इंडियन ग्रोसरी भी सामान लेना वगैरह है मिल तो हम जाता है? कैंपस में ले सकते हैं. इंडियन सामान मिलता है, लाइक हमारे हाँ पार्ले? हाँ सर, इंडियन सामान मिलता है. ओके. मतलब बाहर नहीं मिलता है. जो कैंपस के कैंपस अंदर? है अंदर, कैंपस के अंदर उन्होंने कुछ शॉप्स में है, अवेलेबल है. स्टूडेंट्स या फिर उन्होंने कुछ लोग रखे हैं वहां पे, वगैरह ले आते हैं वहां पर. ठीक है, थैंक यू प्राजक्ता, तुमने भी टाइम निकाला. खुशबू, तुमने टाइम निकाला और हमारे वेबिनार में आए, स्टूडेंट्स लोगों को इन्फॉर्मेशन दी. किसी को कुछ पूछना है? प्राजक्ता और खुशबू है अभी ऑनलाइन? एक जलालाबाद से, एक ओस्ट से है. अगर किसी को कुछ पूछना है तो अब इनसे पूछ सकते हैं, या आप जब इंटरेस्टेड रहेंगे तो आई विल शेयर देयर पेरेंट्स नंबर, तो आप उनसे भी बात कर पाएंगे. दे आर इन इंडिया नाउ. आप लोग कब जा रहे हैं? अभी तो ऑनलाइन क्लास चालू हुआ होगा मेरे ख्याल से. सर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट वीक से चालू हो रहा है, 14 तारीख से शायद. ठीक है, फाइन, ओके, थैंक यू वेरी मच. ये आज हमारा वेबिनार था किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के लिए. आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप 8530302828. नेक्स्ट वेबिनार्स के लिए हम लोग आपको सारे लिंक्स भेज देंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर हियर. गुड बाय.